हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंजीनियर्स वेब क्लब में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जो आपके शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड सबको सेफ रखती है, जहां आपका पूरा इन्वेस्टमेंट एक सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर होता है। और मजे की बात यह है कि कंपनी इंडियन कैपिटल मार्केट की बैकबोन बन चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की। 1996 से लेकर अब तक एनएसडीएल ने डीमैटेरियलाइजेशन के जरिए एक रिवॉल्यूशन क्रिएट किया है और आज सिर्फ एक डिपॉजिटरी रहने के बजाय ये कंपनी पेमेंट्स, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स और डिजिटल बैंकिंग तक अपनी सर्विसेज एक्सपेंड कर चुकी है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि हम डिस्कस करेंगे बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स, मैनेजमेंट की बातें, फ्यूचर ग्रोथ रिस्क और एक इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मतलब है। अब बात करते हैं एनएसडीएल के बैकग्राउंड की। 1996 में इंडिया में पेपर शेयर सर्टिफिकेट का जमाना था। तब एनएसडीएल लॉन्च हुआ और ये इंडिया का फर्स्ट और लार्जेस्ट डिपॉजिटरी बन गया। आज के टाइम पर एनएसडीएल के पास 90,000 से भी ज्यादा इशूअर्स रजिस्टर्ड हैं विद 69.5% मार्केट शेयर। 2 लाख से भी ज्यादा इंस्ट्रूमेंट एक्टिव है जिनके पास 65% से भी ज्यादा का मार्केट शेयर है। और डेट सिक्योरिटीज के मामले में तो इनके पास मोनोपोली है, जहां पे 97% का मार्केट शेयर है और डीमेट कस्टडी वैल्यू 86% से भी ज्यादा की है। और सबसे बड़ा नंबर दोस्तों सोचिए, 4 करोड़ डीमेट अकाउंट्स क्रॉस कर चुके हैं। अब बात करते हैं बिजनेस सेगमेंट की। अगर हम बात करें एनएसडीएल के बिजनेस सेगमेंट्स की, तो सबसे पहले तो ये एक कोर डिपॉजिटरी सर्विस है जहां शेयर्स और बॉन्ड्स को डीमेट फॉर्म में सेव रखा जाता है। साथ ही केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी है जिसमें लगभग 1.9 करोड़ से ज़्यादा रिकॉर्ड्स मैनेज होते हैं। अगर हम इनकी आरटीए सर्विसेज की बात करें, यहाँ 14,000 से भी ज़्यादा आईएसआईएन्स हैंडल किए गए हैं। इंश्योरेंस रिपॉजिटरी की बात करें तो इसमें 1.3 करोड़ से ज़्यादा पॉलिसीज अब डिजिटल फॉर्म में सेफ हैं। एसईजेड ऑनलाइन अप्रूवल और कंप्लायंस का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। वहीं नेशनल स्किल रजिस्ट्री में 25 लाख से भी ज़्यादा आईटी प्रोफेशनल्स का डेटा यहाँ स्टोर है। और सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट है एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक, जिसमें सिर्फ Q1 FY26 में एईपीएस विड्रॉल्स 145 बिलियन, यूपीआई एक्वायरिंग 72 बिलियन और मनी ट्रांसफर 3.5 बिलियन तक पहुंच गया। मतलब सिंपल शब्दों में कहें तो एनएसडीएल सिर्फ एक डिपॉजिटरी नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एम्पायर बन चुका है। अगर हम एनएसडीएल के फंडामेंटल्स की बात करें तो जहां इनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू 161 करोड़ रहा जो लास्ट ईयर में 134 करोड़ था, यानी 19% की ग्रोथ। वहीं इनकी टोटल इनकम तकरीबन 191 करोड़ रही जो लास्ट ईयर में 156 करोड़ थी, यानी कि 21% की ग्रोथ। वहीं इनका एबिटा तकरीबन 115 करोड़ रहा जो लास्ट ईयर में 91 करोड़ था, यानी 27% की ग्रोथ। वहीं इनका पैट तकरीबन 83 करोड़ रहा जो लास्ट ईयर में 66 करोड़ था, यानी 24% की ग्रोथ। एनएसडीएल के मार्जिन भी काफी हेल्दी हैं, जहां पैट मार्जिन तकरीबन 42% के आसपास हैं। वहीं इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तकरीबन 47-48% के आसपास दिखाई दे रहे हैं। अगर हम एनएसडीएल के कंसोलिडेटेड नंबर्स को देखें तो यहाँ थोड़ा पिक्चर अलग दिखाई देती है, जहां रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तकरीबन 312 करोड़ रहा जो पिछले साल 337 करोड़ था, यानी 7.5% की डिक्लाइन। वहीं इनकी टोटल इनकम तकरीबन 346 करोड़ रही जो पिछले साल 364 करोड़ थी, यानी कि 5% का डिक्लाइन। वहीं इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तकरीबन 90 करोड़ का रहा जो लास्ट ईयर में 78 करोड़ था, यानी कि 15% की ग्रोथ। और वहीं इनका एबिटा तकरीबन 130 करोड़ रहा जो लास्ट ईयर में 108 करोड़ था, यानी कि 20% की ग्रोथ। फाइनेंस कॉस्ट काफी लो रही जो कि सिर्फ 1.6 करोड़ रही, यानी कि स्टैंड अलोन बिजनेस तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाता है, लेकिन कंसोलिडेटेड में सब्सिडीज के कारण रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है। फिर भी पैट ग्रोथ पॉजिटिव है जो एक स्ट्रॉन्ग बात है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, बैलेंस शीट पर डेट नेग्लिजिबल है, फाइनेंस कॉस्ट लगभग जीरो है, यानी एनएसडीएल एक वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। दोस्तों, अब बात करते हैं एनएसडीएल के बिजनेस आउटलुक और अपॉर्चुनिटीज की। मैनेजमेंट ने Q1 के बाद कुछ नए इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं जो कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंजन बन सकते हैं। सबसे पहले आता है स्टडी प्लेटफॉर्म, जिसमें एक ही कॉमन कॉन्ट्रैक्ट नोट बनेगा और अलग अलग एक्सचेंजेस रिपोर्ट एक जगह कंसोलिडेट हो जाएगी। मतलब इन्वेस्टर्स के लिए रिपोर्टिंग सिंपल हो जाएगी। दूसरा है प्रॉक्सी एडवाइजर रिकमेंडेशन। अब जब आप ई वोटिंग करेंगे तो आपको डायरेक्टली एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन दिखेंगी। इससे इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन और ट्रांसपेरेंसी दोनों बढ़ेंगी। तीसरा है म्यूचुअल फंड यूनिट कन्वर्जन। अब एपीआई के थ्रू म्यूचुअल फंड यूनिट्स डायरेक्टली डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी, मतलब पेपर वर्क और डिले खत्म। चौथा है डायरेक्ट क्रेडिट सेटलमेंट। अब ब्रोकर को बाईपास करके सिक्योरिटीज डायरेक्टली इन्वेस्टर्स के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगी।
ये एक बड़ा चेंज है जो सेटलमेंट को फास्ट और सिक्योर बनाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है एनएसडीएल स्पीड ई ऐप। एक ही ऐप में पूरा पोर्टफोलियो ट्रैक कर सकते हो, चाहे इक्विटीज हो, म्यूचुअल फंड हो या अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। एकदम एक कंसोलिडेटेड व्यू। और सबसे बड़ी बात है, इंडिया में रिटेल पार्टिसिपेशन रिकॉर्ड लेवल पर है। मतलब जितने ज्यादा लोग मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे उतना ही एनएसडीएल का बिजनेस ग्रो करेगा, यानी इसका फ्यूचर काफी ब्राइट दिख रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ की हाइलाइट्स की। क्वार्टर वन FY26 में पैट 24% ग्रो हुआ। वहीं डीमैट अकाउंट्स क्रॉस कर गए 4 करोड़ को। मार्केट शेयर्स इन अनलिस्टेड कंपनीज इंप्रूव होकर 73.2% हुआ, जो पिछले साल 70.8% था। सिर्फ क्वार्टर वन में ही 10,392 अनलिस्टेड कंपनीज एडमिट हुई। मैनेजमेंट का क्लियर मैसेज है, इनोवेशन और स्केल दोनों पे फोकस। अगर हम एनएसडीएल के फाइनेंशियल्स की बात करें तो जहां कंपनी का मार्केट कैप तकरीबन 25,000 करोड़ का है, वहीं स्टॉक का पी 75 का दिखाई देता है और आरओसी 24% का है, जबकि आरओई मात्र 18% का दिखाई देता है। जबकि कंपनी का बिजनेस फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग है, जो कि 3 साल का 812 करोड़ का है और 5 साल का 1031 करोड़ का है। कंपनी डेट फ्री भी है, जो कि डेट टू इक्विटी रेशियो से साफ दिखाई दे रहा है, जो कि मात्र 0.01 का है। वहीं रिटर्न ऑन सेट्स तकरीबन 12.5% के दिखाई देते हैं। अगर हम एनएसडीएल का पीयर कंपैरिजन करें तो पीयर्स में सबसे बड़ा नाम जो हमें दिखाई देता है वो सीडीएसएल का है, जहां सीडीएसएल का पी मात्र 60 का है, जबकि एनएसडीएल का पी 75 का दिखाई देता है, जो कि स्लाइटली ओवर वैल्यूड है। वहीं आरओसी और आरओई के मामले में भी एनएसडीएल पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, जहां सीडीएसएल का आरओसी 42% का है, जबकि आरओई 33% का है। वहीं एनएसडीएल का आरओसी तकरीबन 24% का है और आरओई तकरीबन 18% का दिखाई देता है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के मामले में भी एनएसडीएल पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, जहां सीडीएसएल का ओपीएम तकरीबन 55% का है, जबकि एनएसडीएल का ओपीएम मात्र 26% का है, जो कि आधा है। अगर हम रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो जहां सीडीएसएल का आरओए तकरीबन 26% का है, जबकि एनएसडीएल का आरओए मात्र 12.5% का है। और एफआईआईस के होल्डिंग के मामले में एनएसडीएल थोड़ी आगे जरूर है, जहां एफआईआईस 12.5% के दिखाई देते हैं सीडीएसएल में, वहीं एनएसडीएल में 15.5% के दिखाई देते हैं। अगर हम एनएसडीएल के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो जहां लास्ट ईयर में 337 करोड़ की सेल थी, वही अब गिर करके 312 करोड़ की हो चुकी है, जो कि तकरीबन हमको 8% से गिरती हुई दिखाई दे रही है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में जरूर सुधार हमें देखने को मिल रहा है, जो 80 करोड़ से बढ़ करके 95 करोड़ का हो चुका है। जो 24% का था पहले, वो अब बढ़ करके 30% का हो चुका है। वहीं कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 78 करोड़ से बढ़ करके 90 करोड़ का हो चुका है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 15% से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं ईपीएस भी 3.89 से बढ़कर के 4.48 का हो चुका है। अगर हम इसकी बैलेंस शीट की बात करें एनएसडीएल की, तो जहां टोटल लायबिलिटीज तकरीबन 2,985 करोड़ की हैं, वहीं इनके टोटल एसेट्स भी 2,985 करोड़ के हैं, यानी कि कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं इनके रेशियोज की अगर हम बात करें तो डेटर्स डे जो कि 33 के हैं, वहीं इनके कैश कन्वर्जन साइकिल 33 दिन का है और वर्किंग कैपिटल डेज माइनस में है 198 दिन के। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जहां एफआईआईस का स्टेक तकरीबन 15.5% का दिखाई देता है और डीआईआईस का स्टेक तकरीबन 44% का दिखाई देता है, जबकि पब्लिक का पार्टिसिपेशन 40% का है, यानी कि अच्छी खासा पार्टिसिपेशन पब्लिक का हमें इनके स्टेक में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एनएसडीएल के कुछ रिस्क और चैलेंजेस की। सबसे बड़ा रिस्क है रेगुलेटरी रिस्क, क्योंकि सेबी और आरबीआई के नए रूल्स इनको डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं। कंपटीशन भी स्पेशली सीडीएसएल से है। मार्केट में एक ही कंपटीटर है और वो भी इतना एग्रेसिव है। साइबर सिक्योरिटी रिस्क इनके साथ हमेशा बना रहता है, क्योंकि इनका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है और एक डेटा ब्रीच काफी बड़ा नुकसान कर सकती है। और रेवेन्यू प्रेशर, अगर सेबी ने ट्रांजैक्शन चार्जेस रिड्यूस किए तो एनएसडीएल की इनकम पर प्रेशर आ सकता है। अगर हम इन्वेस्टर्स के नजरिए से बात करें तो पॉजिटिव्स क्लियर हैं: स्ट्रॉन्ग स्टैंडअलोन ग्रोथ, हेल्दी मार्जिन्स, डेट फ्री बैलेंस शीट, मल्टीपल ग्रोथ इंजन्स लाइक पेमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, डिजिटल बैंकिंग। वहीं कुछ कंसर्न्स भी हैं, लाइक कंसोलिडेटेड रेवेन्यू गिर रहा है, कंपटीशन और रेगुलेशन अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन दोस्तों, ओवरऑल एनएसडीएल एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है। इंडिया में फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग बढ़ रहा है और एनएसडीएल उनके बीच में खड़ा है। तो दोस्तों, समरी ये है कि एनएसडीएल एक बैकबोन कंपनी है इंडियन स्टॉक मार्केट की। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स स्ट्रॉन्ग है, मार्जिन्स हेल्दी हैं और कंपनी लगभग डेट फ्री है। डिजिटल इनिशिएटिव्स और रिटेल पार्टिसिपेशन के बूम से इनका फ्यूचर प्रॉमिसिंग लग रहा है। लेकिन कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में प्रेशर और रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी एक रिस्क फैक्टर जरूर है। अगर आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो
और स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करते हो तो एनएसडीएल एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन सकता है। लेकिन याद रखिए, मार्केट में हर डिसीजन लेने से पहले अपना रिसर्च जरूर करें। और हाँ, अगर आपको डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों अगले एनालिसिस में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, सेफ इन्वेस्टिंग।